अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात में कराता रहता हूं और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं वो कितनी बार एमएलए रहे, कितनी बार मंत्री रहे, क्या रहे, ये आप लोग बाखूबी जानते हैं, लेकिन उनका काम बोलता है। आज हमारी जो सीधी बात है, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह साहब। चौधरी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, हम बात करें धारा 370 को जब हटाया गया 5 अगस्त 2020 को, उसके बाद जम्मू व कश्मीर में काफ़ी लोगों ने इसके लिए आवाज़ें भी बुलंद की और काफ़ी ने इनके हक में भी बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो युवा है उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं अब हमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो दुकानदार हैं, सब लोग सड़कों पर बैठे हैं। इसमें आपका जो है वो क्या मौक़िफ़ रहेगा? धारा 370-35 को हटना चाहिए था या नहीं? और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसके अहम जो नुकसानात हैं वो जम्मू को क्या है? देखो, बड़ी सिंपल बात है। रियासत जम्मू कश्मीर, आप जानते पहले इसको राष्ट्र कहा जाता था। आप इसको पढ़ोगे, इसकी टिकटें हैं, आप पढ़ोगे इसके नाम क्या था जम्मू कश्मीर का, तिब्बत, फिर उसके राष्ट्र, फिर लिखा ये होता था, ये राष्ट्र था। अब देश के साथ पूरा देश जो है, जब पूरी रियासतें, ये भी स्टेट जब उनके साथ मिली, तो उसके बाद इसके साथ 72 साल लगातार इंसाफ होने के बजाय नाइंसाफ़ी शुरू हो गई। ख़ासकर इस स्पेशली जो हमारे 3 खित्ते हैं, 2 खित्ते तो परेशान हो गए। वो गलती है हमारे हुक्मरानों की, आज उनकी वजह से पूरा जम्मू कश्मीर भोग रहा है। उनकी गलतियां हैं, उनकी कोताहियाँ हैं कि जिन्होंने अच्छी वाली स्टेट दी हुई उनके हाथ में, वो सबको बराबर से चला नहीं पाए। चाहे वो किसी डेवलपमेंट के मसले की बात हो, उसमें भी कमज़ोरी, चाहे किसी नौकरियों का मसले हो, उसमें भी कमज़ोरी, चाहे कहीं आपके प्रोजेक्ट बनाने हो, उसमें भी कमी, यहाँ तक कि यहाँ का टूरिज़्म की बात भी हो तो उसमें भी कमी हो गई। अल्टीमेट लोगों में बड़ी नाराज़गियाँ हो गई, पुलिस और कमीशन में बड़ी नाराज़गियाँ हो गई। और रिक्रूटमेंट जो पुलिस की भर्ती हुई, तो मजाटी में आप आर्मड पुलिस जो खड़ी हुई, वो सारी की सारी एक ही खित्ते से, मोर देन 90%। उसके बाद जो सेक्रेटेड है, उसमें मोर देन 90% ही बोलो, सारे के मजाटी लोग एक ही खित्ते से हो गए। 2 खित्ते खाली के खाली रह गए, जिससे ये चीज़ें, इसका इस्तेमाल हमारे देश की कई पार्टियों ने किया, लेकिन बेनिफिट देने की बारी आई तो फिर वो बेनिफिट जब वो बाज़बान तक पहुंच गए, बिल्कुल वो हमारे वाला देसी काम नहीं कर पाए, बाज़बान पे चले गए। जाइए, आप जो मर्जी खाइए, आप उनका पूरा ख्याल करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा हिस्सा दे के किसी को खुश करोगे। और आज के दिन 4 दिन पहले फायर सर्विस के इंटरव्यू का रिजल्ट निकला है। दिस इज़ वेरी नॉनसेंस कि आप जो निकली है लिस्ट, बच्चे फ़ोन कर रहे थे, कोई किश्तवाड़ से पता नहीं नील परिहार करके फ़ोन कर रहा था, हम स्टे मांग रहे हैं, हमें स्टे नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएँ, क्या करें, हमारी मदद करो। मैंने कहा यार मैं क्या मदद करूँ, मैं तो खुद सारा भोग रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि इस किस्म की बारी आ गई लोगों की। पहले हमारे लोग सोचते थे कि शायद हमें कुछ आशा थी, उम्मीद थी, और हमें बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी जो हमारी पूरी होनी है। आज सारी की सारी साल के बाद ये रिज़ल्ट निकलाया कि नहीं, हमारा कुछ नहीं होना। आज लोग बोलना शुरू हुए डे फर्स्ट के। और पहली गलती भी यही है, जब भी किसी स्टेट में कोई भी आप सी चेंज करना चाहते हो जी, सी चेंज, तो आपको कम से कम वहाँ के जो लोग जिनका उस पर इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उस इलाके के सीनियर और अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को, सीजनड लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, कहीं एजुकेशनिस्ट हों, एडवोकेट हों, कहीं आपके डॉक्टर हों, कहीं आपके पॉलिटिशियन हों, आर्मी के सीनियर लोग हों,
ये सारे लोगों को इन्वॉल्व करके एक रायमा बनाना बड़ा लाजमी है। बिल्कुल। आपको जो लोगों ने राय दी थी कि हमारे साथ इस किस्म की जायती हैं, और आपने एक प्लान दिया था कि हम आपको ट्राइफर्केशन दे देंगे, 3 हिस्से कर देंगे, लद्दाख को यूटी दे देंगे, 2 आपको स्टेट दे देंगे। आज हुआ क्या कि ट्राइफर्केशन बाइफर्केशन में पहुंच गई। फिर भी लोगों ने सोचा, कईयों को तो ये कहा गया जो अभी तक प्रचार कर रहे हैं कि नहीं माने, आपको इसलिए कश्मीर के साथ जोड़ा रखा है कि कश्मीरियों को सीधा कर रहा है। ये क्या मतलब है? नहीं, सीधा कर रहे हैं ना। आज 10 पोस्टें जम्मू में आ रही हैं तो 73-75-100 कश्मीर में जा रही है। मतलब कि हम लोग कि एक हमारे कंधे पे बंदूकें रखनी पड़ेंगी क्या? हमारे तो कश्मीर के लोग दुश्मन थोड़ी हैं। चंद लोगों ने गलतियां की हैं जिन्होंने हुकूमतें चलाई हैं। बिल्कुल। पे हुकूमत चलाने वाले बंदे से अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को आपने अमेंड कर रहा है कि हमने इस गलती को ये कर दिया। तो आपने ट्राइफर्केशन का नारा दिया, लोगों ने आपको वोट दे दिए। अब वोट दे दिए, सारी सीट तो आपको मिली है, MLA भी मैक्सिमम आपके बने और मेंबर पार्लियामेंट सारे आपके बन गए। तो मुझे बताओ, कश्मीर की आप कोई सीट नहीं ले पाए। जहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो जम्मू ही था, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग थे, आप बताइए कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने दुख के सिवा दिया गया है, तो पीड़ा के सिवा दिया गया है। आज सारे दुखद मन से लोग परेशानी के आलम में खड़े हैं। व्हाट दिस, क्या है ये? और आज एक बीमारी आई, उसके बाद पहले ये हुआ, अब बीमारी आई। उस बीमारी ने और साबित कर दिया कि हमारे साथ किस किस्म का बिहेव हो रहा है। सारे GMC, एक ही GMC के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज जम्मू पे। कठुआ का मेडिकल कॉलेज क्या कर रहा है? उसको ड्यूटी कोई नहीं थी। वहाँ कोरोना के टेस्ट नहीं हो सकते, चेक नहीं हो सकते थे, वहाँ के मरीज वहाँ नहीं देखे जा सकते थे। फिर वो मेडिकल कॉलेज किस बात का है? रजौरी वाला किस बात का है? क्यों बनाए हुए मेडिकल कॉलेज? ये लाए हमने थे, बिल्कुल सारी दुनिया जानती है। और फिर इनका इस्तेमाल हम ही जानते थे कैसे होना है। अब इनसे तो हो नहीं पाया। डोडा वाला सारा का सारा धर्म बन बैठे, सारा पेशेंट का ओवर करोड़। आज आप देखो मेडिकल कॉलेज ये पूरा बंद है, 2, 4, 3 में कोई इंतज़ाम नहीं है। बाकी ज़िला हॉस्पिटलों में आप देखिए, नज़र मार के क्या हालत है। और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में चले हैं और कि उनकी हालत क्या है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, उनकी क्या हालत है। आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में चले, उनकी क्या हालत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे चले जाओ, उनकी क्या हालत है। उसके बाद डिस्पेंसरी हैं, सब सेंटर हैं, हालत क्या है। अब ये सबको यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहे? सारे यूटिलाइज होते तो एक लोड एक जगह पे शिफ्ट हो जाता। आप लोड जो है एक ही पे विश्वास कर रहे हो, तो बाकी के डॉक्टर को ऐसे ही हैं क्या? जम्मू ही डॉक्टर हैं क्या? जब आपको मेडिकल कॉलेज कहते हो किसी को, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हो किसी को, तो वहाँ क्या टेस्ट नहीं हो सकते थे क्या? हालांकि कोरोना का टेस्ट तो इसमें जो आपके 700 के करीब आपके अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, वो सारे के सारे इसी काम पे लगाते तो मेरे ख्याल आज तक ख़त्म ही हो जाता सिलसिला। तो ये सारे काम ही ख़त्म हो जाते। कोई बात बेसिकली अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं यार। अफसोस है, कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अगर कहीं लगा हुआ भी था, वो भी 202 में आपने बाहर निकाल दी। और भी आपने दूसरे और लेने के बजाय इतना अमाउंट इकट्ठा हुआ, सारे लोग और लगाने चाहिए थे मेडिकल डिपार्टमेंट में, और इतने ज़्यादा लगाने चाहिए थे कि लोग अटेंड कर पाएँ। चौधरी लाल सिंह जब हेल्थ मिनिस्टर थे, हॉस्पिटल्स की सरप्राइज विजिट होती थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनरी जो दी गई थी और वो फंक्शनल भी थी। और कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी PSC, कोई भी CHC, उनके ये लगता था कि कभी भी लाल सिंह आ सकता है। तो चौधरी साहब, आपके सुबक दोष होने के बाद क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता? मैं कोई फरिश्ता हूँ क्या? मैं भी एक इन्हीं लोगों की तरह इंसान हूँ। ये तो पार्ट है हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट। बिल्कुल, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, दिस इज द वर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर तो आप हो, पर हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट कहाँ हो, वो करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई समझ नहीं आती, किसी से पूछ लेते कि कैसे कैसे ये हॉस्पिटल चलते थे, क्या बात थी, क्या था, कैसे होते हैं, वो कम से कम एक
वो स्टाइल वो तरीका कर रखते हैं। वैसे भी मुझे आपने 10 महीने रखा इस सरकार ने उसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, और कांग्रेस की सरकार ने रखा 14 महीने में। अगर 14 और 10 महीने का पीरियड लोगों को भूलता नहीं है तो इनके अभी तक कितने साल हो, अभी तो 3-4 साल हो गए सरकार टूटे हुए, और उससे पहले सरकार पहले भी नहीं है। ये क्या मतलब है कि एक ही आदमी इस पे क्यों नहीं हम सारे लोग खड़े होके वही तरीका अडॉप्ट करें। हमने किसी को मारा नहीं, किसी को बर्बाद नहीं किया, सस्पेंड में करता नहीं था। मैंने डिसमिस किए थे एक बार लोग, वो जब पहली बार मिनिस्टर बना था 231 डिसमिस किए थे। वो सारे के सारे लोग पहले उनको चिट्ठियाँ डाली थी। कोई सऊदी अरबिया में बैठा था 216 के करीब, कश्मीर के 15 लोग जम्मू के बैठे थे, कहीं हिंदुस्तान के कहीं अलग अलग कोनों में, और अननेसेसरी यहाँ वो अंडर स्टाफ चल रहा था। हमने चिट्ठियाँ डाली कि वापस आ जाओ, एक डाली, दूसरी डाली, जब तीसरी पे नहीं है तो हमने डिसमिस कर दिए, उनकी जगह नए लोग लगाए। ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है क्या, मेरे जितने बेड हैं उनके मुताबिक हमारे पास बंदे हैं क्या, मेरे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबॉर्ट्री और वहाँ लेबॉर्ट्री चलाने के लोग हैं क्या। बिल्कुल। आप लोग 4 बोलियों के लिए बड़े अच्छे तरीके से 4 बोलियाँ शामिल करते हो हैं, 4 फाइलें आपके पास, 4 फाइलें आपके पास हों या ना हो। अब बताइए हिंदी वाली जो अभी पटवारी हिंदी वाला कहाँ है, इंग्लिश वाला पटवारी कहाँ है, उर्दू वाला है, वो डोगरी वाला कहाँ है। अब ये पटवारियों की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि जो चीज़ आप कर रहे हो उस पर काम लगा दीजिए कि 4 नकलें अगर कल लेना है किसी ने, मुझे चाहिए इंग्लिश में, तो नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आप इतने सीरियस हो इनको लागू करने के, एक कुर्सी एक जगह पे 4 बंदे बिठाने के लिए, तो वाई नॉट कि हेल्थ में आप क्यों नहीं बंदे बढ़ाते। बिल्कुल, वो क्यों नहीं बढ़ाते जो बढ़ने चाहिए, वहाँ क्यों नहीं आप बढ़ाते। वो चिंता का विषय है कि जान है तो जहान है ना। जब जान ही नहीं है तो जान कहाँ है। आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, बड़ी बड़ी उसकी बातें करोगे कि हम इतनी लेन बनाएंगे, 6 लेन बनाएंगे, वो बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, बनाओ यार, लेकिन सबसे पहले बीमारी ठीक करने का इंतज़ाम है। पहले जान होगी तो सड़कों पे घूमेंगे, गाड़ियाँ भी चलेंगी तो इंसान भी घूमेंगे। इसलिए साल एक डेवलपमेंट रुक जाती पूरी कंट्री की, साल तो हो गए इसको चले हुए। बिल्कुल है, अगर ये चीज़ रुक जाती तो सारा काम अगर इसी बात पे लिए जोर देता तो मुझे लगता है कि आज तक इस चीज़ से हम निकल गए होते। और ये 3-4 दिन से तो 3-4 दिन लगते हैं पूरे देश के टेस्ट करने के लिए। आप टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड बैठा हुआ घरों में भूखा मर रहा है, काम लग जाता है। कम से कम एक डिपार्टमेंट तो स्ट्रांग हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स की बात की सर आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना काल शुरू हुआ, सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस के NHM के जो एम्प्लॉय थे SRO 24 के तहत जो जिनको रिक्रूट किया गया था, उनको आनन फानन टर्मिनेट किया जाता है। क्या वो वक्त टर्मिनेट करने का मुनासिब वक्त था? और 2 ही कॉलेजेस के क्यों, कठुआ और राजौरी? बिल्कुल ना वो वक्त था, और ना ऐसी जायतियाँ करनी चाहिए जानबूझ के उन लोगों के साथ। और फिर उन लड़कियों के साथ कितनी उनको धक्के मुक्की बेइज्जती उन बच्चियों के साथ हुई है, बड़ा अफसोस है, रियली बड़ा अफसोस है। वो बेचारी ऐसे बैठी थी तो वहाँ एक कोई ऑफिसर कह रहा था 5 मिनट में उठ जाओ, नहीं तो आपकी वो हाल करूँगा यार। हमारी बच्चियों का ये हाल है, और वो कोरोना में वहाँ काम कर रही थी। अगर उन बच्चियों को कोरोना हुआ हो, पहले बात यह है कि उनके लिए लाठी है क्या। आप एक तरफ कहते हो ये लोग हमारे वॉरियर हैं, बहादुर हैं, तो बहादुरों और वॉरियरों के लिए डंडा भी रखा आपने क्या। और इस तरीके से थोड़ी होता है कि जैसे इस मेडिकल कॉलेज में सारा दिन डॉक्टरों को गालियाँ दे के सस्पे वो वगैरह, उनसे एक मीटिंग करो। और जो बाकी नॉन फंक्शनल हॉस्पिटल हैं, नॉन फंक्शनल जो चीज़ें जगह हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, उनको प्रॉपरली फंक्शनल करिए और उनको सख्ती से कहिए कि भाई साहब तेरा पेशेंट यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, तुझे और क्या चाहिए। बसोली का बंदा इतना बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ क्यों आएगा भाई? बनी का आदमी, बिलावर का आदमी, हीरानगर का आदमी क्यों आए यहाँ? और वो आदमी किश्तवाड़ का क्यों आएगा यहाँ? डोडा का क्यों आएगा? भद्रवा का क्यों आएगा? रामबन का क्यों होगा? बनहाल का क्यों आएगा?
आप सारी पुंछ का क्यों होगा, रजौरी का क्यों आएगा, सुरनकोट का क्यों होगा, मेंढर का क्यों होगा? आप सबसे पहले इस पे फोकस करिए, इन इलाकों के पेशेंट को कैसे रोकना है, डंडे से नहीं, उनके इलाज से। जैसे जीएमसी को मुंतखब किया गया था खास टेस्टिंग के लिए, हम ये मानते हैं कि पीसीआर, आरटी-पीसीआर जो है वो जीएमसी के अलावा नहीं हो सकता। रैपिड टेस्ट की मैं बात करूं, रैपिड टेस्ट के पेरिफेरल में अगर बात करें हम सर, कैसे कैसे सेंटर होने चाहिए थे? आपके तजुर्बात जो हम वो पब्लिक के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमें देख रहे हैं उनसे हम साझा करना चाहेंगे कि कोरोना को कैसे ख़त्म किया जाता है, कैसे इंस्टेंट ख़त्म किया जाता है। आप अपने तजुर्बे से कैसे बयान करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं, आज किसी का डायलिसिस करना है तो उसको आप कोरोना में नहीं घुसेड़ सकते। बिल्कुल। अगर उसका टेस्ट करोगे तो कोरोना आएगा, बिल्कुल, क्योंकि वीक है। आप किसी की कीमो को रोकोगे तो उसका टेस्ट करोगे तो कोरोना आएगा। अगर कोई आदमी आपको और बीमार बुखार में लगेगा तो कोरोना ही आएगा। कमज़ोर आदमी जिसकी इम्यून कम होती है तो कोरोना ही लगेगा। तो जब ये हॉस्पिटल कोरोना के बना दोगे सारे, तो कहीं भी आदमी ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे। कोरोना के लिए आपको रैपिड टेस्ट जो है, इसी से आप 2-3 दिन में सारी रियासत को कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। वो सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कर सकते हो। और जो होंगे यहाँ आपके म्यूनिसिपल कमेटी हैं, जहाँ कहीं कॉरपोरेशन, तो इनको आप उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनके भी डिस्पेंसरी हैं, उनके भी वहाँ जो हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल, उनको भी उसी तरीके से बांट दिया जाए। तो 700 के करीब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें 10 to 20,000 की पॉपुलेशन होती है, 20,000 के करीब होती है। और यही पॉपुलेशन जो है, और आप जो टेस्ट करते हो रैपिड वाला, और जब टेस्ट करते हो तो वो टेस्ट आपका जाया है, जो जितने हो रहे हैं जाया हो रहे हैं, जितना वो पैसा हॉस्पिटलों का लग रहा है वो जाया हो रहा है, और जितना पैसा कोई आदमी अपना कहीं टेस्ट करा रहा है वो जाया हो रहा है। क्योंकि मार्केट में कहीं जाता है, कहीं भी जाता है, उसके बाद वो वापस आता है, उसकी गारंटी नहीं कहते, कहते हैं दोबारा वो जाएगा, कहते हैं तेरा दोबारा करेंगे। बिल्कुल। अगर 10 बार लखनपुर क्रॉस करेगा तो 10 बार टेस्ट होगा, 10 बार कहीं हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, 10 बार टेस्ट होगा। हिंदुस्तान से क्यों? रैपिड वाला उसका कहता तेरा हो गया, पता नहीं अभी कहाँ से तू छुआछूत का मसला वहाँ हो गया। तो बेटर है कि जहाँ उसको छुआछूत होनी है उनका भी टेस्ट हो जाएगा साथ ही। टेस्ट तो सबका ही हो जाना चाहिए। टेस्ट अगर सारे कर लेंगे आप, तो मुझे लगता है ये बीमारी जड़ से उखड़ जाएगी सारे कंट्री से। और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको क्वारंटाइन करके आप किसी भी जगह रख, आप तो वैसे भी आप हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऐसे भी कहते जहाँ मर्जी चले जाओ, ऐसे बोलते हो। फिर वो जब जिसके पास 4 पैसे हैं थोड़े बहुत, और बच्चे और परिवार से प्यार है, क्या करेगा वो आदमी? वो जाके कहीं पंजाब में चला जाता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है, और जाता है तो बेचारा उसको जाता है। और जो आदमी जिसके पास उतने पैसे नहीं है, उसका जुगाड़ नहीं है, उसका यही मर जाता है। तो कहने का मकसद है 700 जो आपके अप्रॉक्सीमेट सेंटर हैं, उन सेंटरों पे 10 से 20,000 जो आबादी पे हैं, वहाँ आप टेस्ट करोगे, आपके पास 4-5 डॉक्टर हैं वहाँ, 15-20 आपके पास वो पैरामेडिकल के लोग हैं, सारे इकट्ठे करें। और उसके इर्दोनुमा में भी जो भी पैरामेडिकल के ट्रेन लोग हैं, डॉक्टर हैं, उसी एरिया में 25-30 और मिल जाएंगे। करो, पैसे भी हैं आपके पास, क्यों नहीं है पैसे? जब वो आप इकट्ठे कर लोगे 50 के करीब लोग बन जाएंगे। 50 के करीब जो मिनिमम 50 बनेंगे। 50 आदमी, जब वो आदमी टेस्ट करता है रैपिड वाला, तो कैसे करता है? एक लिखता है और एक टेस्ट करता है नाक में, बिल्कुल, और लगता है आधा मिनट। अगर आप सरकारी तौर पे करोगे 1 मिनट लगा लो जी, तो अगर 50 के 25 टेबल बन जाएंगे 2-2 के, और 1 मिनट में अगर हुए तो आपके 25 अगर टेबल हैं तो 25 हो गए। बिल्कुल। अगर आपने 1 घंटे में किए तो आपके कितने होंगे? 1500 बन गए। 1500। अगर आप उसको 8 घंटे में करते हो तो बन गए 12,000। तो आबादी वहाँ की है 20,000।
टोटल आपके 2 दिन नहीं लगेंगे तो पूरा देश प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही इसको क्लियर कर देगा। एग्जैक्टली नाज़रीन, चौधरी साहब ने जो भी अपना तजुर्बा हमारे साथ साझा किया है, हमारे साथ शेयर किया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें। अगर इस चीज़ को एरेडिकेट करना है तो ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल करना लाजमी है। चौधरी साहब, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के एक जो सीनियर नेता हैं उनको कोरोना हो जाता है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन अल्लाह के फजल से बाद में वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो नारायण हॉस्पिटल में चलता है। इसकी क्या वजह है? मेडिकल कॉलेज जो है वो आम लोगों के लिए है। ये नारायण हॉस्पिटल में उनका नहीं चलता, बड़े बड़े ऑफिसरों का भी चलता है, सबका चलता है, और ये ज़रूरी सबका ही चलता है। लेकिन वो आदमी नहीं जा सकता जो पैसे ज़्यादा नहीं दे सकता। नारायण हॉस्पिटल बेसिकली लोगों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें कम पैसे वाला हॉस्पिटल बनाया गया था कि थोड़े से पैसे, मीगर अमाउंट, उसमें BPL दूसरे से फ्री रखे गए थे जी। वहाँ कोई बंदा नहीं आपको इस किस्म का मिलेगा, कोई गरीब आदमी उस जगह दिखाई तक नहीं देगा। तो कहने का मकसद है कि वो हॉस्पिटल माता रानी के पैसों से, उनके पैसों से हॉस्पिटल बना, और माता रानी का सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है। माता रानी के पैसों से ये तो हॉस्पिटल फ्री चलना चाहिए था, बिल्कुल टोटली फ्री चलना चाहिए था। उस इलाके के कटरे वटरे के लोगों को, रियासी कटरा जो उस इलाके के लोग पढ़ते हैं, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए था वहाँ फ्री। इधर वालों को जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा इंतज़ाम है, अगर कहीं इंतज़ाम में कमी है तो भाई साहब उसको ठीक कराओ ना। बड़े लोग अगर अपना इलाज कोई बढ़िया जगह चले के करा लेंगे तो जो जहाँ वाली बढ़िया लोग चीज़ जगह होगी वो तो घटिया हो जाएगी ना, तो उसको भी बढ़िया रखा जाए। मैं एज ए मिनिस्टर, आपको याद होना है या नहीं, मेरा नोडूल में प्रॉब्लम हुई थी 2003-4 की बात है। तो मैंने यहाँ डॉक्टर से ही ऑपरेशन कराया था गले का। मुझे सारी दुनिया ने, पूरे साथियों ने, लोगों ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे कहा, जनाब इसको आप विदेश करा लो, आप दिल्ली करा लो, आपको प्रिविलेज है, आपको पैसे मिलेंगे, इसमें कौन सी बात है। मैंने कहा अगर मैं वहाँ कराऊंगा, मेरे डॉक्टर का, इट मीन मुझे अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, मेरा गला खराब कर देगा, तो लोगों का खराब होता रहे तो मेरा बचेगा क्या। तो मैंने फिर कहा SK कोतवाल को, सुनील कुमार कोतवाल है, मैंने कहा भैया साहब मैं तो करवाना है आपसे। और वो कहने लगे, जब मैंने ऑपरेशन करना था तो पहले अपनी माँ के पाँव पड़ा रहा घर में कितनी देर। उसने क्या पुत्र, उसने कहा क्या बेटा कोई प्रॉब्लम है? करता प्रॉब्लम यह है कि आज मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब का ऑपरेशन करना है। तो क्यों घबराया है? करता घबरा रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी मेरे से ऑपरेशन करवा रहा है, मेरे पे विश्वास कर रहा है तो माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, मुझे सुनाया, फिर उसे पूजा की, फिर वो चल के आया। क्वेश्चन ये है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, हमारे पास जी भी है, जवानी है, गला ही है, अगर जे भी रह जाए तो रिस्क हमने लिया, लेकिन हमने वो विश्वास हॉस्पिटल का मेंटेन किया, उस डॉक्टर का मेंटेन किया। आज तक मुझे कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने हॉस्पिटल में इलाज कराता हूँ, अपने डॉक्टर को ही देखता हूँ। मेरे डॉक्टर इंटेलिजेंट है, कोई किसी से कम नहीं है। हमारे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो यहाँ से कम पैसे मिलने की वजह से, यहाँ अमाउंट कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, खासकर टीचर, डॉक्टर की। उन्होंने बच्चे ऑर्गेनाइज करने हैं, पढ़ाने हैं और देश के अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंचाना है, ताकि उनको और चिंता नहीं रहनी चाहिए कि मेरी तनख्वाह कम है। डॉक्टर को कहीं भी ये सोचना ना पड़े कि मैं क्लिनिक पे बैठूं, मैं क्लिनिक चलाऊं, उसको यही चिंता रहे कि मुझे पैसे बहुत मिल रहे हैं और मैं यहाँ के हॉस्पिटल को स्टैंड करूं, खड़ा करूं। ये हमें सबको ध्यान देना। और जो दूर दराज इलाकों में डॉक्टर काम करते हैं, जो मैंने प्लान किया था, उनको हार्ड अलाउंस मिलना चाहिए, हार्ड अलाउंस, हाँ, और ताकि वो वहाँ बैठ के ईमानदारी से काम करें
ढंग से काम, और फिर वो सर्कुलेशन में लोग वापस आए। किसी को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि अब मैं वहाँ गया तो वापस नहीं आ पाऊँगा। लेकिन हमने किया, जो लोग यहीं बैठे रहते थे उनको गांव भी दिखाए और गांव को भी अच्छे अच्छे डॉक्टर दिए। ऐसे बसोली की बात कर रहे थे, किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं, कहीं की बात कर लो, पुंछजौरी की, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर सारे, ऐसे राउंड लगवाया सबका कि हर डॉक्टर को मोबाइल होना चाहिए। और फिर हमने कैंप भी लगाए, बड़े कैंप्स लगाए, जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के बस में डॉक्टरों को भर के महीने में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एक कैंप लगता था, ताकि उस ज़िला में के लोग जो जहाँ आके खजली करते हैं, अगर वहाँ कोई पाया जाएगा कि सीरियस पेशेंट है, उसको वहीं आइडेंटिफाई करके यहाँ लाया जाता था। ये चीज़ें करनी पड़ती है ना। और इमरजेंसी में हमने सीधा क्लियर लिखा था कि इमरजेंसी में कोई भी अटेंडेंट से नहीं कहेगा तू जा बाहर से दवाई ले आ, जाके पहले वो ब्लड ले आ, और कोई भी और इवन के ट्रॉली जो है वो लेके आएगा और 200 रुपये जमा कराएगा, ये नहीं होगा। ट्रॉली हमारे ही लोग लेंगे, हमारे ही लोग उसको रिसीव करेंगे। 4-5 लोग बंदे खड़े हुए थे और उसका पूरा ट्रीटमेंट करके फिर उसको बाढ़ में भेजा जाएगा। उसके बाद बाढ़ में दवाइयाँ वो फिर वो जो लिखी जाएंगी, जो वहाँ नहीं होंगी हॉस्पिटल में, वो वहाँ से लेगा। आज तो उसके बिल्कुल बरअक्स है। नाज़रीन, मेडिकल कॉलेज जम्मू की अगर हम बात करें, जहाँ चौधरी लाल सिंह के टाइम में ट्रॉली पे वाइट शीट हुआ करती थी और वहाँ 100 या 200 रुपये जमा नहीं कराए जाते थे, आज उसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर किसी VIP की मूवमेंट वहाँ होती है तो घंटे या आधे घंटे के लिए वो चादर बिछाई जाएगी और वहाँ चूना वगैरह किया जाएगा। चौधरी साहब, अगर हम बात करेंगे, वही सिस्टम, वही चादर होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, ट्रॉली जो है वो 100 बगैर 100 रुपये जमा कराने के जानी चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि उस दौर में और आज के दौर में मेडिकल कॉलेज के अंदर ही इतना फर्क देखने को क्यों मिल रहा है? देखो, ये मैं 1977 से, जब मैं एक स्टूडेंट था छोटा सा, 1975 में मैं था 10th में, तो मेरी माँ की बाजू टूटी थी भाई साहब। तो मैं जब हॉस्पिटल गया था, एक 10वीं का बच्चा, दाढ़ी नहीं थी, छोटा सा बच्चा था, गोरा चटा सा, जो मैंने घूम घूम के मैंने अपने आप को पहाड़ चढ़ चढ़ के अपना सारा कुछ चेंज किया है। अब मैं ओरिजिनल इंसान, पका हुआ इंसान बना हूँ। तो ये छोटा सा बच्चा माँ लेके गया था, तो आप हैरान हो गए, प्लास्टर करना था। तो वहाँ डॉक्टरों ने, कोई डॉक्टर वहाँ पर किसी पॉलिटिशियन के ही रिश्तेदार थे, जो बीइंग ए पॉलिटिशियन, मेरे फादर से उनकी पता नहीं क्या थी, बीइंग ए पोलिटिकली, तो उन्होंने कहा कि ये इनका यो है प्लास्टर, कल करेंगे, इनको कहना भूखे रहना सुबह से और शाम को आपका सुबह, और हम आपको भूखे पेट रहना। आप बताइए, उस समय तो मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि भूखे पेट प्लास्टर का कंसर्न कोई नहीं। मेरी माँ भूखी रखी 2 दिन। अब यार, और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ उस वहाँ, फिर मेरे से झगड़ा हुआ और मुझे 307 में एक बच्चे को, 15 साल के 14 साल के बच्चे को थाने में, जेल में भेजा। आप बताइए, अब मैं जब मैं मिनिस्टर बनूं, तो मेरे होते ना किसी की माँ, ना वो बच्चा, उसको कोई बदमाश कहे, उसको ये कहे कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाने आए तो ये चले, और हॉस्पिटल के अंदर आओ तो निकलो 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 बाहर, अटेंडेंट को कहा जाए। ये मैंने कहा, जब मिनिस्टर बना ये बंद करा दिया मैंने। ऐसे नहीं होगा, तमीज़ से बात करनी अटेंडेंट से, और हो सके तो अटेंडेंट को बिठा के पानी भी पिलाओ, चाय पिलाओ। तकलीफ है क्या है? क्या हमारा रसूख है, एक रिस्पेक्ट होती है, हर बंदे की उस अटेंडेंट की इज्जत है, चाहे वो गरीब है अमीर है। ये हमने सारी जो तकलीफ़ें झेली, और इन्होंने कहाँ झेली होंगी ये लोग? कौन गया होगा अटेंडेंट बन के, किसके साथ क्या होगा? किसको जेलर ने, उस डॉक्टर के भाई जेलर ने कैदियों से मार चढ़ाई होगी। क्या बात करते हो? ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, भोगी हैं। और ये हमें कोई डराते हैं ना लोग, यार हमें कब तक नहीं मारा आपने? हमने तो, आप लोगों ने मुझे मिनिस्ट्री करने कब दी यार? मुझे इस बात का दुख है। मैं 5 साल मिनिस्टर नहीं रहा कभी भी, मैं 14 महीने मिनिस्टर रहा हूँ, पहली बार हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का।
और मुझे भी उस समय जान के जो डिपार्टमेंट दिया था कि वो डिपार्टमेंट उसकी खुद हेल्थ नहीं थी, वो बर्बाद था, और मैंने ठीक कर दिया तो सबकी नज़र में आ गया हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। बिल्कुल। जैसे टी.एन. शेषन ने इलेक्शन कमीशन को जिंदा किया था, तो पहले तो जानते नहीं थे कि क्या होता है ये इलेक्शन कमीशन। हमने इस डिपार्टमेंट को खड़ा किया। कौन जानता था यार इस फारिस को, है? बिल्कुल। आज इस फारिस की कितनी किस्से और कहानी है, और दुनिया में, देश में हमने टॉप किया। बेस्ट अवार्ड मिला हमारे इसको फारिस को। 2 बार हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, एक बार 10 महीने, एक बार 14 महीने। मैं 10 महीने रहा था, मुझे क्यों निकाला था, है? और 10 महीने में काम किया, उसमें भी इनाम मिला। उस समय 1 साल का वो करते हैं ये इंडिया टुडे वाले, बिल्कुल। उन्होंने हमें पूरे देश का सर्वे करते हैं, तो हमारी स्टेट उस समय भी बेस्ट आई, और जब मैं 2003 में था उस समय में बेस्ट आई। बेस्ट किस में? बिग स्टेट में। अब तो हम यूटी में हैं, उसमें बिग स्टेट में आई। यूटी का मुकाबला नहीं, तो उसका बिग स्टेट का मुकाबला होता है। तो कहने का मकसद है, आज किस चीज़ के लिए हम आगे हैं। आप नंबर देखिए, इस समय हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का नंबर किस खाते में है, और सारी स्टेटों में हम पीछे चलेंगे। क्यों? कौन करेगा इसके लिए? तो कहने का मकसद है, सारे लोग, और जो आदमी काम करता है उसी आदमी को यहाँ शर्मिंदगी और तकलीफ झेलनी पड़ती है। नाज़रीन, चौधरी साहब ने अपनी जो बात है, अपना काम जो है इस वक्त क्या होना चाहिए वो भी बताया, लेकिन इस वक्त ये मुनासिब बनता है मेरा इनसे पूछना कि डोगरा स्वाभिमान संगठन, इसका आगाज़ क्यों किया गया, इसका मकसद क्या है, इनका जो आने वाले वक्त में स्टेट को ये किस तरह देखना चाहेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, मैं आपके सियासी सफ़र की बात करूँगा। आप कांग्रेस में रहे, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसी क्या वजूहात बनी कि आपको डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाना पड़ा? देखो, कांग्रेस में हम 2 बार जब मिनिस्टर थे पहले, तो मुझे बताओ क्या तकलीफ थी। मुझे दिल्ली भेजा, मेरा काम, जब काम अच्छा चल रहा था, तो एक यहाँ बहुत बड़ी इंट्रीग चली थी, साजिश। कुछ लोग मर गए हैं, मैं तो जिंदा हूँ अभी भी, और कुछ लोग मरने वाले हैं। और जो लोग हमारे साथ आज भी साजिशें कर रहे हैं, इन्होंने मेरे से पहले मरना है, देख लेना। और क्योंकि ये रब को, हमें पता है पूरा, रब भी देख रहा है सारा कुछ। रब किसी को दुख तकलीफ आती है और कोई लोग खामखा में इंडल्ज करते हैं, तो प्रॉब्लम उसी को होगी, उसको नहीं होगी, और टेम्परेरी फेज चलती। तो कहने का मकसद कि क्यों उधर गया, फिर मैं जब चला गया यार, अब मुझे वहीं रहने दो ना, मुझे वहाँ से भी मेरी टिकट छीन लेते हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ गुलाम नबी? क्यों छीन ली? फिर यहाँ आके हिंदू मुस्लिम पे वोट हुए। कभी उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं था। जब मैंने इलेक्शन लड़ा, कोई नहीं कहता था हिंदुओं को वोट डालो, मुसलमानों को वोट डालो। चाहे मेरे खिलाफ चमनलाल साहब लड़ रहे थे, हिंदुओं को बचो, मुसलमानों बचो, क्योंकि मैं ऐसा कैंडिडेट था कि मेरी ऐसी नेचर थी कि लोग सारे मुझे पसंद करते हैं। अभी भी आप मुझे पुंछ ले जाओ, रजौरी ले जाओ, आप मुझे डोडा किश्तवाड़ ले जाओ, बफलियाज ले जाओ, बालाकोट ले जाओ, शिंदरे ले जाओ, फलोरी ले जाओ, मंडी ले जाओ, टक्कर ले जाओ, तमान ले जाओ, सुरजन ले जाओ, कोटी चढ़िया, रोलका दौलका, खदरपनार ले जाओ। आप मुझे पूरे दूर दराज बगुदास ले जाओ, सुरजन तार ले जाओ, सोई धार ले जाओ, कहीं भी मेरे साथ विजिट करो, कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि लाल सिंह के अंदर किसी मज़हब, किसी इज़्म की बू आती है। मेरा मज़हब डेफिनेट मुझे प्यारा होगा, लेकिन मज़हब किसी के मुखालफत के लिए नहीं होता। मेरी जात, मुझे प्राउड होगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, लेकिन किसी बाकी कौमों को मारने के लिए नहीं, किसी का नुकसान करने की बजाय कि धर्म निभाने के लिए अपना जो क्षत्रियों का है, सबका भला करूं, सबके लिए लड़ूं, सबके लिए स्ट्रगल करूं। ये मेरा धर्म है। वैसे भी बाय नेचर मेरा धर्म है। मुझे जिसमें पैदा किया गया है उसमें ये लिखा गया है तेरा धर्म है। मैं उसको चंद्रवंशी राजपूत हूँ, कृष्ण भगवान के ख़ानदान से हूँ। मुझे प्राउड है
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे लिए जैसे वो कहते थे वासुदेव कुटुंबम, भगवान कृष्ण ने कहा था, मुझे प्राउड है। और भगवान कृष्ण ने गायें चारी, गरीब ग्वालों के साथ रहे। उन्होंने इतने बड़े होने के बावजूद भी, भगवान के जिनके भगवान थे, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने सबक दिया लोगों को कि भाई सारी दुनिया एक है। भगवान राम ने अगर पिल्ली के जूठे बेर खाए, उस ज़माने की सबसे पुअरेस्ट गरीब लेडी रास्ते में खड़ी जूठे बेर जूठे इसलिए कर रही थी, वो टेस्ट कर रही थी कहीं इनको खट्टा और कौड़ा ना चला जाए, ये नहीं पता था कि मैं जूठे कर रही हूँ। आप बताइए, हमारे ऋषि मुनियों ने, आपके मुस्लिम की बात करिए, हज़रत मोहम्मद जब ऊंट पे सफ़र कर रहे थे तो नौकर भी साथ था। बिल्कुल। और जिस दिन उनकी बारी थी कि कौन इतने किलोमीटर वो बैठेगा, इतने किलोमीटर वो बैठेगा, और जब बारी आई उसकी नौकर की, तो उस समय शहर आ गया था। हज़रत मोहम्मद जब आए तो आगे हज़रत मोहम्मद साहब ऊंट पकड़ के चल रहे थे, नौकर ऊपर बैठा था। इसको बोलते हैं इंसाफ। अब अगर मुसलमान भाई को किसी को ये समझ नहीं है तो उसकी गलती है। अगर किसी हिंदू को ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की पता नहीं है तो उनकी गलती है। तो फिर वो ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। इसलिए ये चीज़ें हमारी ख़राब हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। उस इलेक्शन का मुझे इंतहाई अफसोस है कि वो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम किया इन लोगों ने, और आए लोगों को कहते मैंने जीतने वाले बंदे से भी ज़्यादा वोट लिए। बहुत बड़ी बात ये राजनीतिक। और जब मैं वापस आता हूँ और जो मेरे से बातें हुई, जो तय हुआ, अब मुझे इन्होंने मुझे कहा कि हमें ज्वाइन करो, ये करो, मेरे पास मुफ्ती साहब भी है, सब की बात हुई। तो जो ज्वाइन हुआ तो उसके बाद आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप जिस बंदे को रखा है उसके बाद उसके साथ उसका फ़ायदा लो। मैंने दिया भी, मैंने इतना बड़ा फ़ायदा दिया कि एक डिपार्टमेंट ऐसे चलता था कि वो इज़्ज़त किसकी थी, पार्टी की होती। बिल्कुल। अब अल्टीमेट उस बच्ची को सीवी तक देनी थी, उस बच्ची को और इंसाफ दोनों को मिलना था, जो अंदर थे और जो वो थे। अब वो एक बंदा छूटा, बाकी क्यों नहीं छूट रहे हैं? बिल्कुल। और आप सीवी को यूपी में एक झटके में देंगे क्योंकि आपकी सरकार है। लेकिन इधर आप पे भी छापा पड़ा था ना। हमारे पे तो बहुत कुछ होगा। वो तो हमारे ऊपर तो रब की दया है, बहुत कुछ चलेगा। ये नागिन चौधरी लाल सिंह वो चेहरा है जिनके काम बोलते हैं। इन्होंने एक जो अभी बहुत बड़ी मिसाल दी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सियासी हथकंडू के लिए लोग इस्तेमाल होते रहते हैं। तो चौधरी साहब, हम डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका मुद्दा आने वाली सियासत में, अभी तो जैसे देखो हमारा बड़ा क्लियर मुद्दा है कि हमारी स्टेट जम्मू अलग स्टेट बननी चाहिए, सीधी सी बात है। और लोग लिखना शुरू हो गए हैं। जिस दिन से मैंने डोगरा की बात करी है, उस दिन से लेके कोई ऐसा धर्म मजहब जम्मू का नहीं है जिसने जय टुक्कर जय डोगरा नहीं कहा है। और कहीं भी आप देखोगे, कहीं डुग्गर हवेली भी लिखी गई, बिल्कुल, कहीं डुग्गर हेरिटेज लिखा जा रहा है, कहीं डुग्गर चैनल बन गए, कहीं डोगरे गाने गाना शुरू हो गए। जो ऐसे सोए हुए थे वो भी जाग के रजाई से निकल के गाने गा रहे हैं। तो कहने का मकसद है, आई प्राउड है कि इंग्लैंड की गलियों में भी हमारा जय डुग्गर जय डोगरा जो वहाँ भी चल रहा है। तो ये बिलोंग टू दिस डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है डोगरा आइडेंटिटी के लिए अगर आगे आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं सर, 370 और 35A की जब मनसूखी होती है तो इससे डोगरा आइडेंटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या पड़ने वाला है? देखो सर, जब ये हमारी यूटी बन गई है तो आइडेंटिटी तो हमारी वैसे ही बर्बाद करने की बारी आएगी। इसलिए स्टेट बन जाएगी तो यूटी कम से कम फिर वो स्टेट अपने फैसले खुद करती है। जैसे हिमाचल प्रदेश ने, अगर कोई वो वहाँ ज़मीन नहीं ले सकता, वहाँ कोई 370 थोड़ी, बिल्कुल, लेकिन 371 हर जगह पे है, कई स्टेटों पे है। इवन के गुजरात में 371 है। बिल्कुल, वहाँ कोई भी आदमी आउटसाइडर गवर्नमेंट की सर्विस नहीं ले सकता।
वहाँ भी आइडेंटिटी आपने की हैं, महाराष्ट्र में भी यही है, मराठवाड़ा, वहाँ भी आपने उनकी आइडेंटिटी से, हमारी क्यों आइडेंटिटी यार डैमेज कर रहे हो? हम हिंदुस्तानी तो हैं ही, लेकिन सवाल है एक विद इन द हिंदुस्तानी, क्या हम डोगरा होना गुनाह है क्या? अमेरिका चले जाओ, हर अमेरिकन की जितनी स्टेट्स हैं, सारी की सारी स्टेट इंडिपेंडेंट हैं, सबका कॉन्स्टिट्यूशन है और सबका झंडा है। ये कौन सी बड़ी बात है? सारी स्टेट फेडरल है, हिंदुस्तान की भी सारी स्टेटें फेडरल होनी चाहिए। और क्या वो अमेरिकन नहीं है? क्या अमेरिका गरीब है? अमेरिका सबसे स्ट्रांग कंट्री है पूरी दुनिया में, है। लेकिन वहाँ ये भी है, उसके प्रेसिडेंट ने, एक प्रेसिडेंट चर्चिल ने ये भी कहा था कि सिर्फ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल ही नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तब डेमोक्रेसी स्ट्रांग है जब लोगों से सरकार डरे, जवाबदेह हो डरे, ना कि लोग सरकार से डरे। आए रोज जो कानून तब्दील हो रहे हैं, कभी कोई एक्ट आ रहा है, कभी कोई एक्ट आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे डोमिसाइल को इन्होंने पहले लागू किया, कुछ ही घंटों के अंदर उसमें चेंजिंग आई, ये क्या वजह रहती है? एक चीज़ को पहले आप लागू करते हो, फिर मजबूरन आपको उसको चेंज करना पड़ता है। और साथ में ये आप कल की बात देखो, आज की जो अखबारात की वो सुर्खियाँ यही हैं कि जो अब बलदियाती एक्ट आया, जिसमें आपको ज़मीन का भी टैक्स देना पड़ेगा। अब जम्मू के लोगों को, हम जम्मू वालों को कैसे समझाएंगे आप कि हमें ऐसे एक्ट जो हैं इनसे कैसे बचना है? डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है उसकी क्या राय है इसके ऊपर? देखो, रायामा लोगों में बनाना बड़ा ज़रूरी है। लोग बेसिकली साल इंतज़ार करते रहे कि शायद हमें कुछ सहूलियात मिलेंगी, खासकर जम्मू वाले, और हमें काफ़ी चीज़ों पे होगा। अब लोगों में समझ आ रही है कंटिन्यू डेली, और कुछ सरकार ही समझा रही है, जिससे समझ आ रही है कि हमारे साथ कुछ नहीं होने का, हम डेली नुकसान में जाएंगे। वो चीज़ें शुरू हो गई। अब बताइए मुझे, इस किस्म के प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, दूसरे टैक्स, भाई आपकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जब हाउस लोन देते हो आप, गवर्नमेंट देती है, बिल्कुल, तो बेचारे को लोन इसलिए लेना पड़ता है कि वो आदमी मकान नहीं बना सकता। आप खुद पैसे देते हो एक IPM के कि आप मकान बनाइए। आप दूसरी तरफ आप उसको कह रहे हो, उन्हीं लोगों को, कि प्रॉपर्टी टैक्स लेना पड़ेगा तेरे मकान को, इसको नपाना पड़ेगा। कोई इकानमी बढ़ गई है क्या? आपकी GDP तो कंट्री की इस समय माइनस हो गई है। तो किस आदमी के पास पैसा इस समय खुड़क रहा है ज़्यादा, कि जो आदमी इस समय अपना गुजारा कर रहा है? कौन है? इस समय हालात इतने कमज़ोर हैं, जिन लोगों को पेंशन और तनख्वाह मिल रही है वही लोग इस समय थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज वो लोग जिसकी मेटाडोर खड़ी है, जिसकी बस खड़ी है, जिसका रेस्टोरेंट खड़ा है, जिसका बहुत बढ़िया होटल था वो बंद पड़ा है, जिसके इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके तमाम काम बंद पड़े हैं, जिससे वो प्राइवेट आदमी रोटी खाता था, जो आदमी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, जो लोग बड़े अच्छी सी लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें लेते थे, टाइयाँ पहनते थे, अच्छे कपड़े थे, आज वो सारे के सारे लोग कपड़े उतर गए हैं, घर में सिर पे हाथ रख के डिप्रेशन में चले गए हैं। दुनिया डिप्रेशन में जा रही, घरों में लड़ाइयाँ हैं। कोरोना के दिनों में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई लगी हुई है, क्योंकि पैसा नहीं है। इतनी हालत हो गई है ख़राब। मिडिल क्लास फैमिली की तो इतनी तबाही हो गई है, यू कांट इमेजिन। मिडिल क्लास दे आर सो सफरर। ना तो उनको डिपो में राशन मिलता है ना उनको कहीं रियायत है, कहीं कंसेशन नहीं है, उल्टे नए के नए कानून उस पर लागू किए जा रहे हैं। कहाँ तक चलेगा? इसलिए लोगों को मेरी अपनी रिक्वेस्ट है कि सारे लोग अपनी चिट्ठियों के जरिए, अपने मैसेज के जरिए सरकार को लिखें और सरकार से बार बार इस बात के लिए कहें कि आप करके रहे हो और हल क्या है, कैसे होगा। मैं चाहता हूं कि इसको स्टेट बनाने के सिवा हल ही कोई नहीं है, क्योंकि कर वो रहे हैं, कानून वो इस पे शामिल आ रहे हैं। अब सेंट्रल पॉलिसी की बात भी चल रही है, दूसरी भी चल रही है। अब ऐसा चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कहीं अच्छे सर्वाइव नहीं करेंगे। प्रॉस्पेरस ज़िंदगी जी रहे थे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग,
डेफिनेट कोई जो तकलीफ़ें थी वो जलन थी, खुंदक थी, परेशानी थी भी मेरी इतनी नौकरी हमें मिल सकती थी, इन्होंने हमारी खाई, इतने हमारे फंड्स मिल सकते थे जो हमें इन्होंने दिए, वो दिलवाने के बजाय वो भी चले गए और दूसरे आने वाले भी बंद हो गए। एक खास पार्टी के लोग यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की मैं अगर बात करूंगा, उनसे जब एक मीडिया पर्सन ने सवाल किया, आपके सांबा गए थे जब, शायद वो, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, वहाँ जेके मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा, मैं लोकल मुद्दों पे बात नहीं करता, मैं इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करता हूँ। अगर वो लीडर लोकल हैं तो इंटरनेशनल या लोकल पे बात किसने करनी है? और अक्सर वो कहते रहते हैं, औंठा बैठा था, चिंता नहीं करनी। देखो ये चीज़ें उन लोगों को पता है कि किस मसले पे कहा, क्यों कहा। हमें इन चीज़ों पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जब वो लीडर, अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां नहीं निभ रही तो आप लोगों को खारिश है उनके पीछे चलने की। बिल्कुल है। अगर लगता है कि ये हमें वहां से दिक्कत आ रही है, वहां से दिक्कत आ रही है, तो वहाँ ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी हमें ये नुकसान दे रही है, वो हमें ये कर रही है, तो आपके पास अगर चॉइस नहीं है तो चॉइस ढूंढो, चॉइस बनाओ। तो जो हमने बनाई चॉइस है इसको देखो, नहीं देखते हो तो कौन सी आपके पास है, फिर भोगो। चल साहब, एट लास्ट में, शार्ट में, आप डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से आम पब्लिक को क्या मैसेज है? बिजली, पानी, बिजली, रेलवे, सब जो है प्राइवेट। आपको पता है कि मेरी तो लोगों से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि सारे लोग यूनाइट हो जाएं, बगैर मजहब व मिलत ये जो बीच में दरार पड़ी है इसको ख़त्म करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है हर बंदा हर मज़हब को इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, हर धर्म को इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, हर इंसान को इंसानियत में रहें, सारे लोग प्यार से रहें, स्नेह से रहें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिकली एक अच्छा सोचने की तरफ चलें कि सारे रल के अपने जम्मू को एक स्टेट बनाएं और स्टेट बना के जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारी चीज़ें यहाँ से हट रही हैं हमसे, उन चीज़ों को रिस्टोर करें। कैसे बचा पाएँ, अपनी आइडेंटिटी को रिस्टोर करें, अपने आप को रिस्टोर करें और आप सारे बंदों की प्रॉस्पेरस लाइफ के बारे में सोचें, हर आदमी। तो ये तब सिलसिला चलता है। ये सारे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी पार्टी, हमारा सहयोग सबके साथ है। जो भी हमारे लायक किसी को सेवा है हम साथ खड़े हैं, जो हमारे हमसे हो सकता है वी आर डूइंग, जो हमारी लिमिटेशंस हैं उस जो हमारे पास हो हैं वो हम कर रहे हैं। तो सहयोग तो हमें लोगों ने ही देना है। पिछला सहयोग तो हमें बड़ा भारी डिस्करेजिंग था, लेकिन वो माहौल ऐसा बना, पूरे देश में ऐसा हुआ। अब आगे वाले माहौल में आप लोग उसको संभाल के चलें, प्यार से चलें और किसी के प्रेशर और दबाव में मत रहें। लोकतंत्र को स्ट्रांग करने की तरफ चलें, मजबूत करने की तरफ चलें। यहाँ अनार्की किस्म की, मोनार्की किस्म की, डिक्टेटरशिप की तरफ कोई बंदा इसको ना बनने दे, ना मजबूत होने दे और सारी चीज़ें एक लीनियंटली अच्छे ढंग से, एक खुश माहौल से, खुशहाल माहौल बनाने की कोशिश की जाए। हालात अच्छे नहीं हैं, अपने आप को संभाल के भी रखो। बीमारी भी अभी आपके पीछे पड़ी है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपकी कमज़ोर हो रही है, लेकिन इस पे विचार करोगे सारे तो यकीनन आप एक अच्छा रास्ता निकलेगा और हम लोग फिर एक अच्छी ज़िंदगी, जो एक आज अपने आप को महसूस होता है कि क्या ज़िंदगी हमारी, हम घर से कितना जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं। किसी के घर जाते भी डर लगता है कि वो घर वाला गुस्सा ना करे, ना जाए तो ये गुस्सा ना करे हमें मिला नहीं, दिस पोजीशन। तो ये कहने का मकसद ऐसा माहौल बन गया, भगवान से भी, माता रानी से भी, खुदा सबसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं वाहिगुरु से कि किसी तरीके से हमें, हमारे मुल्क को, हमारे लीडरों को, सबको सद्बुद्धि दे और इस देश को ठीक चलाने के लिए एक दिशा निर्देश दिया जाए और सारे खुश फहमी में ना रहें, एक असलियत में आके आगे बढ़ें।
बड़ी मेहरबानी। चौधरी साहब, आपने सीधी बात में अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह, जिनको आप बाखूबी से जानते हैं। वो अपने अंदाज से, अपने कामों से हमेशा सुर्खियों में रहे और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी जो राय है आज के इस प्रोग्राम की, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।